हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश शिवानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर चुके थे और आज हम जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा फील लेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है, ये क्या होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उन चीजों के हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। अ रीजन ऑफ अ चार्ज, a region surrounding of a charge within which any other rest charge experiences force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज प्लेस करते हैं तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस चार्ज के चारों तरफ के इसी रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब हमें यहां पर समझ में आया कि जो हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ते थे कि हमारे पास एक चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो Q2 पे एक फोर्स F आएगा जो Q1 की वजह से आएगा और Q1 पे एक फोर्स F आएगा जो Q2 की वजह से आएगा। तो यानी कि ये जो फोर्स लग रहा था वो किसकी वजह से लग रहा था? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था। समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक रीजन होता है। उस रीजन के अंदर अगर कोई भी चार्ज आता है तो वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसी रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा, वहां पे एक और चीज हम क्या किए थे? एक्सपीरियंस किए थे कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज है ये r डिस्टेंस पे है, इस Q1 चार्ज से Q2 क्या है? r डिस्टेंस पे है, तो इस पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अगर इसी डिस्टेंस को हम बढ़ा दें, यानी कि Q2 चार्ज कहीं यहां पर आ जाता है, इसको हम R2 बोल देते हैं, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो क्या होता है? F2। ये हम कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर सेपरेशन को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? पहले R था, इतना था सेपरेशन दोनों के बीच का, अब सेपरेशन को बढ़ा के R2 कर दिया गया, इतना कर दिया गया, तो इस चार्ज पे आने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही हम ये भी बोल रहे हैं कि इस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से इस पे क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम इस कंसेप्ट से ये बोल सकते हैं कि जो ये चार्ज है इसके पास में इसके जो नियर अबाउट रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? स्ट्रांग है, बोल सकते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसीलिए वो फोर्स क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। समझ में आ रहा है? और जब इसी सेपरेशन को हम लोग बढ़ा दिए, इसके डिस्टेंस को हम बढ़ा दिए यहां तक का,
तो उस कंडीशन में फोर्स कम हो गया, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वीक है, और नियर अबाउट द चार्ज, इस चार्ज के पास में जो रीजन है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रांग है, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी स्ट्रांग और वीकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया टर्म लाया गया, जिसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। समझ में आया। इसी स्ट्रांग और वीकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म लाया गया जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। तो यहां पर यह बोला गया कि चार्ज के नियर अबाउट जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, और जब सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है यहां पर। समझ में आया इतनी चीजें। तो आइए अब यहां पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पे डिफाइन कैसे किया गया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे किया गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिफाइन किया गया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया गया। तो कैपिटल ई से इसको क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो अब आइए इसके मेन फॉर्मूले पे आते हैं कि ये फॉर्मूला इसका कैसे बना। इसके डेफिनेशन से ही बना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, एक्चुअली ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या है। आजकल के कुत्ते जो है रात भर भूखा करते हैं, कुछ काम भी नहीं करने देते हैं। मतलब अगर कोई काम कर रहा है उसमें भी अपना पूंछ लड़ाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पहले आइए हम उसका कंडीशन तो दिखा दें। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है Q1, इससे r डिस्टेंस पे हमें एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज Q2 क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, और ये Q2 चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, Q2 चार्ज फोर्स F क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज डिवाइड बाय Q2। समझ आया, डिवाइड बाय चार्ज। समझ आ रहा है, कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, यही चार्ज Q2 ही एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स F डिवाइड बाय Q2। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इतनी चीजें समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है क्या, समझ में आया। यह भी हमें समझ में आ चुका है कि किसी चार्ज के नियर अबाउट रीजन में, जो पास का रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इससे दूर जाएंगे, मतलब R2 डिस्टेंस पे इससे और ज्यादा दूर जाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या होगी,
कम होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस वजह से यहां पर जो फोर्स लग रहा था कूलम्ब्स लॉ में, जो हम लोग देख रहे थे कि यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। और जब सेपरेशन बढ़ा दे रहे थे तो यहां पर जो फोर्स आ रहा था एफ डैश वो कम लग रहा था, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जा रही थी। समझ में आया? ये रीजन था, मेन रीजन ये था। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग स्टेटमेंट देखे थे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स आते हैं, तो वो फोर्स किस वजह से आ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहे थे। और ये भी हम लोग देखे थे कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास में होते हैं तो वहां पर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे सेपरेशन हम लोग बढ़ाते जाते हैं वहां पर फोर्स कम होते जाता है। यानी कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है, जिसकी वजह से फोर्स कम होता जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे हैं कि ये भी क्या है? पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, मतलब रेस्ट और पॉइंट चार्ज, स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं और यहीं पर इसका दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। अभी तक हम यहां पर बात कर रहे थे कि ये क्या है? दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F आ रहा है इस पॉइंट P पर। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट P पर जो चार्ज Q2 है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F आ रहा है। और इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी है? F/Q2। समझ में? F/Q2। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं कि पूरा जो कंडीशन यहां पर है वो सब कुछ यहां पर सेम है, बस उसमें क्या होगा? यहां पर प्लस Q1 चार्ज है तो यहां पर भी चार्ज होगा उतना ही, लेकिन यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? चार्ज्ड बॉडी ले रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ले रहे हैं। और ये चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। मान लेते हैं स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। तो यहां से ठीक जितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो यहां से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही ये जो चार्ज Q2 प्लस Q2 चार्ज है वही चार्ज हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इस चार्ज बॉडी की वजह से यहां पर फोर्स कितना आता है? F डैश आता है, ठीक है। F डैश आने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा वो क्या होगा? EP डैश, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू F डैश मॉड ऑफ F डैश डिवाइड बाय Q2, ये होगा। वेयर, जहां पे ये जो F है वो क्या है? ग्रेटर देन है F डैश से, यानी कि यहां पर F डैश की वैल्यू क्या है? कम है। क्यों कम है भाई? जब पूरा रीजन क्या है? सेम है, पूरा कंडीशन सेम है, तो यहां पर भी जो फोर्स होना चाहिए था सेम होना चाहिए था, बट यहां सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहां पर बताता हूं। ये देखिए, एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम प्लस Q2 चार्ज रख रहे हैं तो प्लस Q2 चार्ज होने की वजह से इसकी अपनी भी क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कि नहीं? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से हम अभी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहां पर जो चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस, यहां पर जो निगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे इस प्लस Q चार्ज की वजह से। यानी कि इनका क्या होगा? इंडक्शन होगा। चार्ज क्या होंगे? सेपरेट होंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां रह जाएंगे।
और जब इंडक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है तो ये निगेटिव चार्जेस इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये देखिए ये निगेटिव चार्जेस इनको क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो बच गए हैं वो क्या होंगे, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखिए, तो यानी कि ये कंडीशन कैसा हो गया, ये कंडीशन कुछ ऐसा हो गया। ये देखिए अब बताता हूं कंडीशन क्या हो गया। यहां पर आपका ये हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर बढ़ गया और यहां पर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। और अभी अभी हम लोग देखे हैं कि इस चार्ज की ही वजह से इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है, इस चार्ज की ही वजह से इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि अगर हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाएं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, डेंसिटी ऑफ चार्ज बढ़ गया है। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज बढ़ने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और यहां पर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने की वजह से इस चार्ज पे ये कम फोर्स लगाएगा, एफ डैश। समझ में आ रहा है, कम फोर्स लगाएगा। फोर्स कम होने की वजह से इस पी पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होना था, जो मिलना चाहिए था ये वाला, वो हमें ना मिल करके वो क्या होगा, कम मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईपी डैश की वैल्यू क्या है, ई से क्या है, ईपी से कम है। समझ में आ रहा है, एक्चुअली में जो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए था वो हमें ना मिल करके हमें कैसा मिल रहा है, कम मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगी, कम मेजर होगी। तो यहां पर हम मेजर ही गलत कर पा रहे हैं, कम मेजर कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मतलब अगर हमें इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था तो हमें ये वाला मिलना चाहिए था, क्योंकि पूरा कंडीशन सेम है। लेकिन इसके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहां पर इंडक्शन प्रोसेस हुआ और इंडक्शन प्रोसेस होने की वजह से इस साइड में इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई। और जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां पे बढ़ गई तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई और यहां पर कम हो गई। कम होने की वजह से यहां पे फोर्स कम लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कम मेजर हुई। समझ में आया, यहां पर जो फोर्स हम मेजर कर रहे हैं वो क्या हो गया, कम मेजर कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कम मेजर हो रही है। जो एक्चुअली में यहां पर होनी चाहिए थी ये वाली, वो हमें मेजर ही नहीं हो रही है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, ये किया गया कि अगर हम कुछ ऐसा इसमें कंडीशन लगा दें या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि ये जो इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो हो ही ना। समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहां पर जो इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसी के होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है और यहां पर चार्ज डेंसिटी कम हो जा रही है। तो ये इंडक्शन प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से यहां इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है और ये सब प्रॉब्लम इसी की वजह से आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें कि ये जो Q2 चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो ये जीरो कब पॉसिबल है, जब हम Q2 चार्ज को क्या ले लें, वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा मान लें कि ये बहुत छोटा सा चार्ज है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही छोटा है, या जिसे हम लोग क्या बोल दें, यूनिट चार्ज होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। तो इतना छोटा होने की वजह से इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, लगभग जीरो के बराबर होगी। समझ में आ रहा है, तो यहां पर इंडक्शन प्रोसेस होगा ही नहीं, और जब इंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां पर मेजर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है।
मतलब यहां पर इस चार्ज के लिए हमने एक कंडीशन एज्यूम कर लिया कि इसकी जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होनी चाहिए, और उस जीरो होने के लिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, बहुत ही छोटा, खुद की इसकी जो मैग्नीट्यूड हो बहुत ही कम हो। समझ आया? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? ओके, इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं इसे। ठीक, आइए इसे रब कर देते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरे पहलू पे। एक कंडीशन तो हमें पता चल गया इस चार्ज की। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि अगर हमें किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ला करके रख दे रहे हैं। जैसे Q2 चार्ज रख रहे थे, वैसे ही Q2 चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं, ला करके रख दे रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वो Q2 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, फोर्स डिवाइड बाई दैट चार्ज, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आया? ये अभी हम निकाल रहे थे। ठीक है, मतलब ये बोल रहा हूं कि अगर ये हमारे पास प्लस Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे थे, यहां पर एक Q2 चार्ज ला करके रख दे रहे थे। ठीक है, और इस पर जो फोर्स आ रहा था, तो फोर्स डिवाइड बाई Q2 चार्ज, समझ आया, फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q2 चार्ज डिवाइड बाई पर यूनिट चार्ज, यानी कि Q2 इज इक्वल टू ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। समझ में आया? ये यहां तक अभी हम लोग देख चुके थे, और यहां पर एक कंडीशन भी देख चुके हैं कि ये Q2 जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का अपना एक डायरेक्शन भी है। तो अभी तक तो हमने डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं किया, तो आइए डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं यहां पर। ठीक है, आइए इसको रब कर देते हैं और डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आइए डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कैसे, जैसे प्लस Q चार्ज है, Q1 मान लेते ये प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान ले रहे हैं ऐसे है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, डायरेक्शन मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज है या अवे फ्रॉम द चार्ज है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, समझ, मतलब इसी लाइन के अलोंग है। समझ में आ रहा है ऐसे, बट टुवर्ड्स द चार्ज है या अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो उसके लिए कंसेप्ट लाया गया। क्या कंसेप्ट लाया गया? उसके लिए ये बोला गया कि भाई अगर हमें यहां पर देखना है इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम यहां पर वही काम करते हैं कि R डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे हम एक चार्ज रख देते हैं। मान लो ये प्लस Q चार्ज रख दिया, Q2 चार्ज, तो इस चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सभी ने कहा ठीक है। तो वहां पर एक क्वेश्चन ये आया कि अगर हम यहां पर ये डिसाइड कर रहे हैं इस चार्ज की वजह से कि इस चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है F इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये प्लस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ये होगा। मतलब ये एक चीज डिसाइड कर दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। अच्छा, तो अब ये बोला गया कि मान लो कि हमारे पास तो प्लस Q चार्ज है, लेकिन इस प्लस Q2 की जगह अगर हम माइनस Q2 रख दे पॉइंट P पर, समझ में आ रहा है, यहां पर माइनस Q2 रख दे, तो क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा।
अब ये कंसेप्ट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कि भाई अगर अब तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज हो गया। तो क्या अब हम ये बोलेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड द चार्ज होगा? अब यहां पर ये कंसेप्ट गलत हो गया। तो अब यहां से निकल के आया एक कंसेप्ट टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या है आइए देखते हैं। आइए टेस्ट चार्ज के बारे में देखते हैं, फिर यहां पर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट लाया गया। टेस्ट चार्ज क्या है, इसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या है, एक कंडीशन तो हम लोग वही देख लिए थे कि ये जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, यानी कि यूनिट चार्ज होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होना चाहिए, यानी कि यूनिट चार्ज। ये तो समझ में आ गया, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, लगभग जीरो के बराबर जीरो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों जीरो होनी चाहिए, वो कंडीशन में बता दिया था, ठीक है। अब दूसरा क्योंकि इसके डायरेक्शन को हमें बताना है, इस चार्ज के डायरेक्शन को बताना है, इस वजह से यह बोला गया कि जो टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पर आइए देखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता सकते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। आइए देखिए, अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो जहां हम Q2 रख रहे थे वहां आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये प्लस Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे हमें एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब Q0 चार्ज रखेंगे, जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है और यूनिट चार्ज है, तो इसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, जीरो होगी। तो इस सोर्स चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। और यही ये बोला गया कि जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तभी तो ये इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट से बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, इसलिए। अच्छा, अब इसी कंडीशन से हम निगेटिव चार्ज का बताएंगे। निगेटिव चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P पर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि टेस्ट चार्ज पे इस निगेटिव चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि निगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से ये कंसेप्ट निकाला गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा या रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी चीजें।
ये कंसेप्ट यहां से बनाया गया। ठीक है, टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और आगे की तरफ। डायरेक्शन तो हमने बता दिया, दिखा दिया यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। पॉजिटिव के लिए क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी हम देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मैं रब कर देता हूं पूरा ही, क्योंकि अब बताना है हमें, वेक्टर फॉर्म बताना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आइए देखते हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या था, अगर हमारे पास कोई प्लस Q1 चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब यहां पर जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो यहां से निकल के आएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, Q1 चार्ज है या Q चार्ज मान लीजिए, Q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉइंट P पर, और ये टेस्ट चार्ज जो है फोर्स F क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वेक्टर F मॉड ऑफ वेक्टर F डिवाइड बाई Q नॉट, यानी कि डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। यही क्या है, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, ये हम बता पा रहे हैं यहां से। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाते हैं। कूलॉम्स लॉ से हम लोगों ने देखा था वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर F, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। वो क्या था, के Q नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वही रखेंगे, के Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट। अब ये देखिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। अब क्या आया, के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P के Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के Q बाई आर स्क्वायर। यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये जो Q है ये कौन सा है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये Q है, क्योंकि इसी चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो के Q बाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अब आइए देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं इसे। ठीक है, रब कर देता हूं, इधर बताता हूं। ठीक है, आइए देखिए, देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। क्या होगा यहां पर, वेक्टर E एट पॉइंट P, वेक्टर E, इसकी बहुत जरूरत है इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं। ठीक है, देखिए वेक्टर E एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। देखिए, टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यही तो होगा। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, EP वेक्टर। समझ में आ रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर वो क्या होगा, यही होगा, EP वेक्टर।
दिख रहा है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है टेस्ट चार्ज पे, ये वाला है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो किसी भी वेक्टर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई के डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हम यहां निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ई पी, ये निकाल चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसका जो डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो इसके डायरेक्शन को, इसी के डायरेक्शन के अलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है? Q से Q नॉट तक क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। देखिए, Q से Q नॉट तक क्या हो रहा है? जा रहा है। और इसे हम नाम दे देते हैं डायरेक्शन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसको मिटा देता हूं, इसे हम नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, वेक्टर R दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका भी डायरेक्शन क्या है? Q से Q नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के अलोंग जो डायरेक्शन है वो हम देने के लिए, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर से यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे जो डायरेक्शन है उसी का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कूलॉम्स लॉ वाला जो लेक्चर है उसमें जो मैंने बताया वेक्टर फॉर्म, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहां पर यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर करता है। तो यहां पर पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? R डिसाइड कर रहा है। तो R के, अगर हम वेक्टर R के यूनिट वेक्टर से हम यहां मल्टीप्लाई कर दें तो इसे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर है, इनटू यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है? वेक्टर R डिवाइड बाई मॉड R। ठीक है, और ये क्या है? ये मॉड R है। एक्चुअली में ये मॉड R है। जब हम इसको डायरेक्शन दे दिए कि पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है इस डायरेक्शन से Q नॉट तक, तो ये क्या है? मॉड R होगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? मॉड R। इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मॉड R। वही है, ये क्या है? मॉड R का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं, क्या हो जाएगा? KQ डिवाइड बाई मॉड R का क्यूब। ठीक है, हाँ, मॉड R का क्यूब इनटू R वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। इसको आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे का जो हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? उसको डिस्कस करेंगे। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, रब कर दूं? ठीक है, आइए देखिए, देखते हैं इसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग
अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होता था, तो हम वहां क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रख देते थे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते थे। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब इन चारों चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पर हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसका भी डायरेक्शन वही होगा। तो हम मान लेते हैं क्या है, Q1 है, तो Q1 की वजह से Q0 पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। और इसे हम लोग क्या दे देते हैं, E1 वेक्टर। और ये मान लेते हैं कि Q1 चार्ज से पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, ठीक है। Q2 चार्ज की वजह से भी इस पे क्या आएगा, फोर्स आएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, E2 वेक्टर मान लेते हैं। और इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E3, क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन यही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर मान लेते हैं। Q4 सिमिलरली Q4 की वजह से भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा, E4 वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R4 वेक्टर होगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि जो इस पॉइंट पर एट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 प्लस डैश डैश डैश, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो En वेक्टर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतनी चीजें होंगी, ठीक है। इन सब का क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया है ये, ठीक है। वेक्टर सम ही क्या है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म निकाल चुके हैं, क्या था, K Q1 डिवाइड बाई मॉड R1 का स्क्वायर R1 कैप, प्लस E2 के लिए क्या हो जाएगा, K Q2 डिवाइड बाई मॉड R2 का स्क्वायर R2 कैप, प्लस K Q3 डिवाइड बाई R3 मॉड ऑफ R3 का स्क्वायर R3 कैप, प्लस डैश डैश डैश। अब इसका जो फाइनल इक्वेशन आएगा हम लोग यहां लिखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो क्या होगा, K कॉमन है, K कॉमन ले लिया, बचा क्या, Q1 डिवाइड बाई मॉड R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस Q2 इंटू R1 कैप प्लस Q2 मॉड R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस डैश 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 सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, K समेशन I इक्वल टू कहां से कहां, 1 से n तक वेरी करेगा, कहां से कहां वेरी कर रहा है, n तक वेरी कर रहा है, n Qi डिवाइड बाई Ri मॉड ऑफ Ri का स्क्वायर Ri कैप। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नंबर ऑफ या मल्टीपल चार्जेस की वजह से, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से यहां पर जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर लेते हैं। आइए इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। सेम जैसे हम लोग फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फाइंड आउट करते थे नेट फोर्स, वैसे ही यहां पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेम क्वेश्चन लेकर के दे रहा हूं मैं, सेम है सब कुछ। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स क्या है, R हैं, ठीक है।
और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हमने नाम दे दिया A, B, C, ठीक है। और A पॉइंट पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, C पे प्लस क्यू है, और पॉइंट B पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, EB पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है, EB पे। तो निकाल लेंगे, आइए देखिए कैसे निकालते हैं। ये क्या है, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, और हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट, ठीक है, ये B है। तो आइए देखते हैं, इस प्लस क्यू की वजह से टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, E1 मान लेते हैं। और ये पॉइंट C पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पॉइंट B पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसको हम E2 मान लेते हैं, क्योंकि Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और QB क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सब एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। आइए इसको बना, ये देखिए दो वेक्टर हमें मिल गया, E1 और E2 वेक्टर मिल गया, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल दें, ER, तो वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B होगा कि नहीं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल चुके हैं वेक्टर पैरेललोग्राम थ्योरम से, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम लोग। क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, ठीक है। E1 E2 का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। चलिए आइए देखते हैं E1 क्या होगा। यहां पर E1 क्या लग रहा है, A और B के बीच का लग रहा है, ठीक है। तो KQ अभी निकाल चुके हैं, KQ बाई R स्क्वायर होता है कि नहीं। तो कौन सा Q होता है, ये वाला Q होता है, क्योंकि इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1। तो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा E1 आ गया, ठीक है। या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, E2 है, निकाल करके देख लीजिए ये क्या है, E2 भी यही है, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, सेपरेशन R है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं। तो यहां पर आइए पुट कर देते हैं, कहां पर, अब यहां से आइए देख लीजिए, ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं। आइए देखिए, अंडर रूट 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 60 की वैल्यू, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ गया, अंडर रूट 3E स्क्वायर। यहां देख लीजिए ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3E की वैल्यू कितनी है, KQ बाई R स्क्वायर, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट B, ठीक है। समझ में आया, ये यही है इसका आंसर। जिसे भी नोट करना है नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आगे का हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आगे हम अगर क्वेश्चन सीरीज और लाते हैं तो सिमिलर ही है, जैसे हम लोग जैसे फोर्स में पढ़े हैं ना, फोर्स में जो जो न्यूमेरिकल्स लगाए हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां पर लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल में। बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड नाइट।